होती है और फिर वो अंजाम तक पहुंचता है, उसके लिए जरूरी है कि हम सबका सहयोग इसी तरह बना रहे। और इस बदलाव, इस विचारधारा की चिंगारी जहां से फूटी है, जहां से इस बदलाव की शुरुआत हुई है, जहां से इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनी है, उस शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा जो अपने विचार इस संबंध में रखेंगे। आदरणीय लोकेश जी गौर को पूरे सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ। तो भारत माता की वंदे। भारत माता और बाबा साहब विपाऊं और अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि मेरा नाम लोमेश कुमार गौर है और मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, जिसको संविधान के अनुसार आरक्षण की पूरी पात्रता है, बागी के तौर पर लगती है। तो मैं एक लाइन में उस बात को कहता हूं कि सच कहना यदि बेईमानी है तो आप मान लो कि लोमेश गौर बागी है। मुझे कोई शौक नहीं है भाषण देने का, कोई शौक नहीं है किसी का नेतृत्व करने का, और न ही कभी मुझे शौक रहेगा राजनीति में आने का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि लोमेश गौर ओबीसी का होकर इस रैली को या इस मुहिम को आगे बढ़ाने क्यों आया, इसके पीछे क्या मोनो है। मुझे छापने का शौक है, छपने का शौक नहीं है। इसलिए मैं साफ बात कह दूं कि कतई कोई लालच नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये आरक्षण मुक्त भारत अभियान माननीय अम्बा जो हमने नाम दिया, इसकी शुरुआत क्यों हुई है बता दूं कि मैं 24 तारीख को बड़ौदा में था और जब मैं बड़ौदा की स्थिति को देख रहा था अहमदाबाद के नजदीक से कि वहां क्या चिंगारी बढ़ रही, लोगों के मन में क्या व्यवस्था थी, उस दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न हम इस अभियान को, मांगने से हमारी इज्जत कम होगी। देश और दुनिया ने जो मांगने का तरीका भारत का देखा है, भारत को पहले भी लोग जो हमने सुना है, जो देखा है कि भारत को मांगने वाला देश कहते हैं, भिखारी के तौर पर हमारी पहचान बनती जा रही है। और कोई सड़क की पटरी उखाड़ रहा है, कोई सड़कों पर आंदोलन कर रहा है आरक्षण मांगने के लिए। हमें आरक्षण मांगना नहीं है, हम आरक्षण मुक्त भारत चाहते हैं। और मुक्त शब्द की परिभाषा क्या है ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। कल जब हमारे पंपलेट बाजार में बैठे तो कुछ लोगों को 2 शब्दों पे आपत्ति थी और वो आपत्ति जायज थी कि आरक्षण का लाभ ले, जिसके लिए आरक्षण की सुविधा है वो लाभ नहीं ले पाएगा। और दूसरा शब्द है खिलाफ, कि आप एक संविधान में दी हुई चीज के खिलाफ क्यों। मैं दोनों चीज पे, पहली चीज मुक्त शब्द पे अपनी बात कहना चाहता हूं कि आरक्षण मुक्त का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया था तब उन्होंने भी देखा था। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। उनका सपना था कि 10 साल में जो समाज में असमानता है वो समानता में परिवर्तित हो जाए। जो एक वर्ग बहुत बेहद कमजोर है किन्हीं कारणों से, उस वर्ग को हम ऐसी सुविधा दें कि वो वर्ग मजबूत होकर सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आपने देखा होगा कि हम 5 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज महिलाएं क्या हैं। हम कहते थे 5 साल पहले कि महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हों, हमें आश्चर्य होगी। और आज महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे बढ़कर निकल चुकी हैं। आरक्षण की जब स्थापना हुई थी, जो संविधान में उसको व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय सीधा उद्देश्य था कि कमजोर वर्ग को इतना मजबूत कर दिया जाए, कमजोर वर्ग को पंगु नहीं बनाया जाए, कमजोर वर्ग को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो सामान्य वर्ग का जो भी व्यक्ति हो उसके बराबर उसके साथ रह सके। और इस मुहिम में साथियों ने कही है, हम किसी का हक छीनना नहीं चाह रहे, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिस वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी उसको मजबूत किया जाए। अभी क्या हो रहा है, जिसका पेट भरा है, जिसका घर भरा है, उसके यहाँ और भरने की व्यवस्था हो रही है इस वर्तमान के सिस्टम से। ये हमारी खिलाफत है। हम नहीं चाहते कि जिसका घर भरा है, जिसका पेट भरा है, उसके यहाँ और माल भरा जाए। हम चाहते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से या तो त्याग करे आरक्षण का, या फिर सरकार ऐसी व्यवस्था करे, संविधान में ऐसा बदलाव हो कि जिसको एक बार लाभ मिल गया और वो संपन्नता की श्रेणी में आ गया, दोबारा उसको आरक्षण का लाभ न मिले। मैं एक पत्रकार हूं और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। जब मैं जंगलों में जाता हूं, दूरस्थ के अंचल में जाता हूं, आजादी के 67 साल 70 साल के बाद भी हम आज भी गरीबी हटाने की बात करते हैं। गरीबी तभी हट पाएगी जब हम वास्तविकता में धरातल पर उनको लाभ देने की हमारी मंशा, हमारी कथनी और हमारी करनी एक होगी।
मैं इस मंच के माध्यम से न तो राजनीति को दोष देना चाहता हूं, न संविधान को दोष देना चाहता हूं, न किसी व्यक्ति को दोष देना चाहता हूं, न किसी दल को दोष देना चाहता हूं। मैं उसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं कि मैं कब तक खामोश रहूंगा, कब तक चुप रहूंगा, कब तक मैं अन्याय सहता रहूंगा। एक गरीब को मदद देने के लिए आज हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और मैं साफ कहूं, यदि सरकार संविधान में संशोधन करके एक निर्णय पारित कर दे कि वो वास्तविक गरीब को आरक्षण का लाभ हट जाए, फिर उसके बाद दूसरा नंबर उसके पास आ जाए। एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, ट्रेन के दो डिब्बे सरकार बना दे, 2 डिब्बे, एक में रिजर्वेशन वाले बैठे जिनको रिजर्वेशन चाहिए और एक में वो बैठे जिनको जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत नहीं है उस डिब्बे में, जो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठा हो, उसको मदद करें सारे लोग मिलकर। मैं सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं, आपकी हमारी समाज की जिम्मेदारी भी है। हम उसको इतना मजबूत कर दें कि वो स्लीपर के डिब्बे में वापस जाके बैठ जाए, उसका रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाए और वो व्यक्ति इतना संबल हो जाए कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसमें भेदभाव नहीं हो। अभी 2 अक्टूबर आएगा, सरकार कहेगी सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करो, धर्म समभाव की बात करो। 2 अक्टूबर के बाद सारी बात भूल जाएगी, 3 अक्टूबर से जाति प्रमाण पत्र बनवाओ। जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। देश में सबसे बड़ा दंश है जातिवाद का। जातिवाद का विष वर्तमान की व्यवस्था और संविधान में कुछ विसंगतियों के कारण हम कह रहे हैं जातिवाद की भेदभाव होता है। इसमें से कोई भी व्यक्ति, मेरा मानना है कि हरदा शहर में या कोई भी शहर में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो किसी को जातिगत भेदभाव के कारण किसी को अपमानित करे, लेकिन हमारे को ऐसी व्यवस्था दे के रखी है, ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि हम किसी को बार बार जाति, मुझे कोई कुर्मी कहे तो मुझे बुरा लगता है, मुझे सिर्फ लोमेश भारती के नाम से यदि कोई कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों जातिवाद के चक्कर में हमें बांट दिया? क्यों वोटों की राजनीति ने हमें बांट दिया? अब हम सबको जागरूक होना है। सबसे पहले यदि जातिवाद को खत्म कर दें तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जब आप आरक्षण दोगे जाति के नाम पर तो जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। हमको सिस्टम बदलना पड़ेगा कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाए। यदि आरक्षण दिया जाना है उसकी सिस्टम बनाया जाए, एक आर्थिक स्तर हो और जो बेहद कमजोर है पहले प्राथमिकता उनको दी जाए। हम 10 साल तक जातिवाद का दंश भी झेलने को तैयार हैं, लेकिन जातिवाद कैसी कि जो गरीब है उसको लाभ मिले, जातिवाद में उस अमीर को लाभ न मिले जो आरक्षण के कारण बहुत ज्यादा फल फूल रहा होता है, जो एक बार आईपीएस बन जाता है, जो एक बार मंत्री बन जाता है, जो एक बार विधायक बन जाता है, जो सांसद बन जाता है। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को मिलता है। उस वर्ग के गरीब वंचित लोग आज भी बेसहारा, मजबूर और गरीब हैं। आजादी के बाद जब संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे बीच होते तो उनकी आंख में आंसू होते और सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब उस आरक्षण के संविधान को बदलना या नष्ट करने के लिए सबसे पहले आगे होते। आज हमको सड़कों पर उतरना नहीं होता। भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था वो ये देखा था कि 10 साल में व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आ जाएगा, सारे लोग संपन्न हो जाएंगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। हुआ उल्टा। आजादी के 70 साल 7 दशक बीत गए और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि यही सिस्टम आरक्षण का लागू रहा तो आने वाले 700 साल में भी आप गरीबी भी नहीं हटा पाओगे, आरक्षण भी नहीं हटा पाओगे और देश को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दोगे और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर में आग लगाएगा। हमारे साथ हैं भाई, हमारे आदिवासी भाई भी हमारे साथ हैं, ओबीसी के लोग भी हमारे साथ हैं, सारे लोग एक ही मंशा है, हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश अच्छा बने, सशक्त भारत का निर्माण हो, विश्व में हमारी पहचान हो, जैसा हम कहते थे हम वैसे शुरुआत हो हमारे देश की। और हम उसके लिए एक सिस्टम की बात करना चाहते हैं, व्यवस्था की बात करना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारा आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के खिलाफ भी नहीं।
हमारा खिलाफ उन मलाईदार पदों पर बैठे आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ है। ये खिलाफ का मतलब है। और यदि इस खिलाफ के खिलाफत कोई करता है तो हम सबसे पहले आगे हैं। हम खिलाफ शब्द को छोड़कर क्यों अपनी नौकरी छोड़कर यहां पर आया है? ये माताएं बहनें हमारे बीच में क्यों बैठी हैं? ये बच्चे स्कूल के हमारे बीच में क्यों बैठे? कॉलेज के बच्चे क्यों बैठे हैं? क्यों सड़कों पर आए? क्योंकि उनके मन में पीड़ा है। और इस आरक्षण का लाभ सबसे पहले उस व्यक्ति को मिले जो 67 साल से इंतजार कर रहा है। उसके बाद में जब वो हमारे बराबर आ जाए, समानता में आ जाए, तब हम उस बात को ये कहेंगे कि आरक्षण मुक्त हो जाए हमारा भारत। जब सारे लोग एक साथ रहे, जातिवाद का भेदभाव नहीं रहे, कोई किसी को जाति के नाम से पुकारे नहीं, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एक रिजर्वेशन की कैटेगरी हो जाए, एक अनरिजर्व की कैटेगरी हो जाए। क्यों हमको जातिवाद में बांटना चाह रहे हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि जातिवाद में हम बांटना चाहते हैं? पिछले कुछ समय में हमने देखा आरक्षण की मांग करने वाले लोग सड़कों पर आ गए। एक आंकड़ा है मेरे पास, उस आंकड़े के अनुसार यदि मैं बात करूं तो देश के 88% लोग आरक्षण चाहते हैं। 88% जातियां देश की आरक्षण चाहती हैं। एक बार बताओ, 100 में से 88 लोगों को आरक्षण दे दिया, क्या हासिल कर लोगे आप आरक्षण देकर? और आरक्षण उन लोगों को चाहिए जो संपन्न है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को नेता बताने की बात भी नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जो संपन्न लोग हैं वो आरक्षण की बात करते हैं, वो आरक्षण की मांग करते हैं। क्यों ऐसी स्थिति बनी? हम आरक्षण की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं कर सकते? देश की संसद, देश की विधानसभाएं, राज्यसभा क्या 68 साल में इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हुई? देश की संसद में हर वर्ग का हर प्रतिनिधि हमारा वहां बैठा है, मौजूद है। क्या उन्होंने कभी कोशिश की कि हमको इस विषय पर बहस करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? हरदा से अभियान की शुरुआत क्यों हुई? इसलिए हुई कि कोई तो शुरुआत करे इसकी, और मैं इसका श्रेय मुझे नहीं है, मेरे सारे साथियों को है, सारी समाज के वर्ग को है, सारी समाज के लोगों को है कि जब हमने इस अभियान को लेकर पहली मीटिंग रखी, उसमें हरदा जिले में जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं हमने सबको आमंत्रित किया। कुछ लोग आए, कुछ कारणवश नहीं आ पाए। जो आए उनको हमने पहले दिन समझाया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम आरक्षण मुक्त क्यों चाहते हैं, हम समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम समाज को क्या कहना चाहते हैं। अब 88% लोग जब आरक्षण मांगेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो इस देश की स्थिति क्या होगी? विदेश के लोग हंसते हैं भारत के ऊपर। क्या है, जब देखो, जब कभी पटरी उखाड़ रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन कर रहा है, कभी संपन्न लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन मांगने के लिए ये लोग खड़े नहीं हुए। आप लोग यहाँ कोई मांगने के लिए आए क्या? कोई चीज आप लोगों की मंशा है कि हम का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकारों ने साथ में रख दिया और आज प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। राजस्थान ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया, तमिलनाडु 89, और बहुत बेकार हो जाएगी। और जो गरीब वर्ग है वो कभी भी अमीर होने की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। इसलिए सुधार होना बहुत जरूरी है। आधार जातिगत के मतलब आरक्षण के प्रकार भी इतने बना दिए हैं कि अभी हम लोगों को ज्यादा प्रकार पता नहीं है, लेकिन जब हमने पता किया तो जातिगत में भी मैं मतलब किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न श्रेणियों में आपने देखा होगा, वीआईपी कोटा, सांसद कोटा, विधायक कोटा, भाई बच्चों के ए डिवीजन में। हमारी मंशा है कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो बिल्कुल वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, गरीब को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा लाभ SC/ST वर्ग के यदि व्यक्ति गरीब हैं तो उनको सबसे ज्यादा उस बात के लिए उनको मदद करना चाहिए कि उनका आर्थिक स्तर कैसे मजबूत हो, उनकी योग्यता कैसे। यदि कोई कमजोर है उस वर्ग में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग कमजोर होते हैं, उसमें कई लोग बहुत योग्य हैं जो जनरल कैटेगरी से अपना सिलेक्शन करवा लेते हैं। तो जो कमजोर लोग हैं उनकी एजुकेशन पे, उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा जितनी सरकार अभी दे रही है उससे ज्यादा मदद करना चाहिए, ताकि वो अपनी योग्यता के आधार पर उनका चयन हो। और जब योग्यता के आधार पर चयन हो तो कोई भी रिजर्वेशन की बात ही न करे। हमको ऐसी मजबूती करना चाहिए। अभी जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारी यहाँ आएंगे, ज्ञापन लेंगे और
कानून संबंधी बात के लिए हमारे बीच में भाई अधिवक्ता श्री शेख मुइन जी हमारे बीच में उपस्थित है, वो और इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मैं सारे लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमको ये लड़ाई लगातार लड़नी है, आगे बढ़ानी है। इसका अभी कोई लीडर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हमको इसकी दिशा और दशा आगे तय करनी है। आज की रैली का मुख्य उद्देश्य था अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता और हमारी बात लोगों तक पहुंचाना कि हमारा मकसद साफ है। शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए, मुक्त और खिलाफ में मत जाना, क्योंकि हमारी भावनाएं साफ है, हमारी कथनी करनी एक है। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है, न ही कोई राजनीतिक दल से हमने यहाँ इसको पूरे कार्यक्रम को या इस अभियान को राजनीतिक दल से संबद्ध रखा है। हमें सहयोग कांग्रेस का मिलेगा, भाजपा का मिलेगा, समाजवादी पार्टी का मिलेगा, सब वर्ग का मिलेगा। हम इसकी सबसे अपेक्षा करते हैं कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है, हर वर्ग की लड़ाई है। इसमें हर वर्ग को आगे आना है, सारे लोगों को बात समझनी है। और भी कंफ्यूजन होंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, तो उसके लिए हम आपस में बैठ के बातचीत करें। मन में कोई कंफ्यूजन न रहे कि यार काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब जब हम खुद तलाश लेते हैं तो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर हम पी लेते हैं। इसलिए कोई भी काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब खुद ही तैयार न करें। कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे साथी जो लोग हैं उनसे चर्चा करें। और मैं तो चाहूंगा कि इस विषय पर बहस हो, चर्चा हो और फिर मंथन हो। और सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि संसद में सारे वर्ग के लोग आपके पास हैं। इस विषय पर गंभीरता से विचार हो, क्या सुधार हो, कैसे हो, कब हो, क्यों हो। जब तक इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे तब तक संविधान में संशोधन की बात नहीं की जाएगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी भावनाएं साफ हैं। एक बार सुने, आप सबको धन्यवाद। और मेरी किसी बात से कोई आहत ना हो, क्योंकि भावनाएं साफ है। हो सकता है कि पहला प्रयास था, कुछ बोलने में चूक हुई है, उसके लिए मैं विनम्र क्षमा चाहता हूं। एक बार सुने, आप सबका धन्यवाद। जब विरोध नहीं कर रहे हैं जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, वो निश्चिंत रहे, हम उनके साथ हैं। बल्कि उनकी इस चिंता को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हर उस गरीब वर्ग की इस चिंता को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो अब मुफ्त है, अब जाके हुई है संविधान में, और वंचित वर्ग के लिए आरक्षण की मांग रखी थी और हंटर आयोग ने उस मांग को स्वीकार किया था। उस समय समाज के हित में महात्मा फुले जैसे व्यक्ति अगर किसी बात को रखते हैं तो ना